Good morning students. Welcome to St. Wilfrid Law College online classes. I am Ankita Chaudhary. I'll teach you contract law for BA LLB 4th semester. लास्ट लेक्चर में हम लोग सेल ऑफ गुड एक्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज की बात करी थी। बेसिकली हमने ये बात करी थी कि कंडीशंस क्या होती है, वारंटी क्या होती है। कंडीशंस जो होती हैं वो मेजर टर्म्स होती है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपका बनता है, फ्रेम होता है, उसमें जितनी भी मेजर टर्म्स होती है वो सारी कंडीशंस होती है। अगर सेलर कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है तो उस केस में आपके बायर के पास राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को आपके रिसाइन कर सकता है और डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है अगर उसे कोई लॉस हुआ है तो। वारंटी माइनर टर्म्स होती है, जिसमें अगर वो फुलफिल भी नहीं होती है तो वो असेंशियल नहीं होती है मेन पर्पस के लिए, तो बायर को सिर्फ डैमेजेस क्लेम करने का राइट दिया गया है। अब बात आती है कि कंडीशन एंड वारंटीज क्या हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाती है या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जिनमें लॉ हमें ये प्रिज्यूम करने के लिए कहता है कि यहाँ पे ये इम्प्लाइड है, कि यहाँ पे ये कंडीशन है या फिर यहाँ पे ये इम्प्लाइड वारंटी है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जब कंडीशन एंड वारंटीज की हम बात कर रहे थे तो कंडीशन एंड वारंटीज दोनों तरीके से हो सकती हैं, एक्सप्रेसली भी बन सकती हैं और इम्प्लाइडली भी बन सकती है। एक्सप्रेसली का मतलब होता है कि जो पार्टीज अपनी विल से बना रही हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में फ्रेम कर दिया कि ये कंडीशंस हम फॉलो करेंगे और ये वारंटी होगी। आपने कुछ पैकेट्स के ऊपर देखा होगा जब आप मार्केट से खरीदते हैं कि उसमें पीछे वारंटी लिखी होती है, ठीक है, कुछ के साथ वारंटी कार्ड भी मिलता है। तो ऐसे ही वो एक्सप्रेसली चीजें हो जाती है कि ये वारंटी है, इसमें आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो और इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकते हो। अब बात आती है इम्प्लाइड वारंटीज और कंडीशंस की, ठीक है। इम्प्लाइड कंडीशंस और वारंटीज दोनों अलग अलग होती है। कुछ चीजों को हम एज ए कंडीशन ट्रीट करते हैं और कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जिनको हम एज ए वारंटी ट्रीट करते हैं। इम्प्लाइड बेसिकली क्या होता है? इम्प्लाइड ये होता है कि या तो आपके जो गुड्स है उनका नेचर ऐसा है जिससे आप ये प्रिज्यूम करते हो कि उसमें ये कंडीशंस, ये क्वालिटीज होनी चाहिए, या फिर जो भी आप सोच रहे हैं उसके बारे में वो उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये आपने लॉ, आपको जो लॉ है वो ये प्रिज्यूम करा रहा है कि इस गुड का नेचर ऐसा है तो ये बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर वो चीजें फुलफिल नहीं होती हैं तो वो ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ वारंटीज हो जाता है। कंडीशन ऑफ वारंटीज टर्म्स पे डिपेंड करता है। अगर वो मेजर टर्म होती है तो वो कंडीशन हो गई, अगर वो माइनर टर्म है तो वो वारंटी हो गई। तो ये इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज हो जाती है, जो हमें लॉ बताता है कि ये कंडीशन ऑफ वारंटीज हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि इम्प्लाइड कंडीशंस क्या हो सकती हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जब हम बात करेंगे कि इम्प्लाइड कंडीशंस क्या हो सकती है, तो सबसे पहले जब आप बात करते हो जनरल टर्म में भी अगर हम बात करते हैं तो क्या हम सोचते हैं कि बायर जब सेलर से गुड्स को खरीद रहा है तो वो क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा कि जिससे मैं गुड खरीद रहा हूँ वो उस गुड का खुद ओनर है, ठीक है। वो यही सोचेगा कि जिससे मैं खरीद रहा हूँ उसके पास राइट है कि वो उन गुड्स को मेरे को सेल कर सकता है। अगर उसके पास ओनरशिप नहीं है तो वो ये राइट ही होल्ड नहीं करता है कि वो किसी और पर्सन को उन गुड्स को सेल करे। तो बेसिकली जो सबसे पहले हम इम्प्लाइड कंडीशन की बात करते हैं, जो बहुत ही नेसेसरी होती है, बहुत ही एसेंशियल होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, वो होती है कि जो आपका सेलर है उसके पास उन गुड्स का टाइटल होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगर उसके पास टाइटल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, ठीक है। उसके पास टाइटल अब दो तरीके से हो सकता है। टाइटल मतलब या तो खुद ओनर उन गुड्स को सेल कर रहा है, मतलब सेलर खुद ओनर है और वो खुद ओनर होना चाहिए, बेसिकली वो ओनर है उन गुड्स को बायर को सेल कर रहा है। सेकंड थिंग, ओनर ने क्या किया, अपने गुड्स को एजेंट को दे दिया, एजेंसी क्रिएट करते हैं। हाँ, वहां पे हम एजेंट को पूरे राइट्स दे देते हैं कि वो प्रिंसिपल के गुड्स को डिस्पोज ऑफ करेगा जैसे ही वो ऑर्डर मिलता है उसको प्रिंसिपल से अपने, तो ठीक है। अगर ओनर खुद कर रहा है या फिर ओनर का एजेंट कर रहा है, दोनों सिचुएशंस में वो टाइटल होल्ड करते हैं उन गुड्स का।
ठीक है। जब वो टाइटल होल्ड कर रहे हैं तो ये जो बायर है वो इम्प्लाइड मानता है, ये पूछेगा नहीं वो सेलर से जाके कि भाई आप ओनर हो कि नहीं हो। ये बेसिकली हम पूछते नहीं। हम दुकानदार से भी जब गुड्स खरीदते हैं तो हम ये नहीं पूछते हैं कि आपकी ही दुकान है, आप ही ओनर हो कि नहीं हो, हम खरीद लेते हैं। बाद में हमें मालूम पड़ता है कि वो तो ओनर नहीं था। मतलब किसी ने हमें थेफ्ट की हुई कार बेच दी। जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लो ए ने बी से एक कार खरीदी, कार बी ने जो खरीदी थी वो थेफ्ट से, मतलब उसके पास जो आई थी वो थेफ्ट से आई थी। अब उसने क्या किया, उसे ए को ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे आप वैलिड टाइटल ना तो बायर को ट्रांसफर कर रहे हो ना आप होल्ड कर रहे हो। तो इस केस में क्या होता है, अब जिसकी कार थी उसको मालूम पड़ गया कि मेरी कार ए के पास है, वो ए के पास जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ए बाउंड हो जाएगा कि वो उस कार को सी को देगा ही, क्योंकि उसके खुद के पास भी टाइटल नहीं है और जिससे उसने खरीदी है उसके पास भी नहीं है। तो इस केस में क्या है, वो कंडीशन का ब्रीच हो गया। ठीक है, यहाँ पे सेलर ने कंडीशन का ब्रीच किया, वो टाइटल होल्ड नहीं कर रहा था, उसने गुड्स को सेल कर दिया। तो अब ए क्या है, बी के पास जाएगा और उसको कहेगा कि आप मेरे को जो भी प्राइस है, कंडीशन ब्रीच होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पूरा रिसाइंड हो जाता है और वहां पे वो प्राइस भी क्लेम कर सकता है सेलर से जाके और वो डैमेज भी क्लेम कर सकता है। अब इस जो पॉइंट है इसमें एक मेन पॉइंट होता है। हमने लास्ट जब क्लास में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि कुछ कंडीशंस में हम जो कंडीशन होती है उनको एज ए वारंटी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जब हम टाइटल की बात करते हैं तो टाइटल के केस में बायर के पास राइट नहीं होता है कि वो कंडीशन को एज ए वारंटी ट्रीट करेगा। ठीक है, यहाँ पे उसको जो कार है वो थर्ड पार्टी को, जो उसका रियल ओनर है, उसको देनी ही होगी। वो सिर्फ उसमें उसको कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट करने का मतलब ये हो गया कि भाई उसने कार को एक्सेप्ट कर लिया, वो तो वो कर ही नहीं सकता, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो कंडीशन है वो एज ए वारंटी ट्रीट करने का ऑप्शन नहीं होता है बायर के पास। यहाँ कंडीशन है, कंडीशन ही ब्रीच हुई है और पूरा कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो जाएगा आपका। सेकंड आता है अब आपका डिस्क्रिप्शन। टाइटल की जो आपकी बात है वो सेक्शन 14(1)A में की गई है। ठीक है, आप बेयर एक्ट में जब देखेंगे तो सेक्शन 14(A) में आपका टाइटल का कंडीशन दिया हुआ है इम्प्लाइड। ठीक है, अब बात आती है डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन से क्या मतलब है? डिस्क्रिप्शन से मतलब होता है कि मान लीजिए कि बायर गया सेलर के पास, उसको गुड्स खरीदने थे, उसने वहां जाके बोला, आप भी दुकान पे जाते हैं, आपने वहां जाके बोला कि मुझे आप बासमती राइस दे दीजिए। ठीक है, अब आप ये मान के चलेंगे जो आपको सेलर राइस दे रहा है वो बासमती क्वालिटी की ही होंगे। क्या होता है, कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जहां हम खुद ये नहीं पता कर सकते हैं कि ये एक्चुअली में बासमती है कि नहीं है। हम सेलर जो है उसके डिसीजन को ही मानते हैं कि भाई उसने जो कहा उस पे ही रिलाई करते हैं, उसमें फेथ रखते हैं कि वो, अगर हमने उसको बासमती राइस के लिए कहा है तो वो हमें बासमती राइस ही देगा। ठीक है, सेकंड जो है, अगर वो बासमती राइस आपको नहीं देता है तो वो क्या कर रहा है, कंडीशन को ब्रीच कर रहा है। ठीक है, आपने बासमती राइस मांगे, आपने उसको डिस्क्रिप्शन दे दिया, उसने दूसरी क्वालिटी के जो राइस हैं आपको डिलीवर कर दिए। उसके बाद अगर आपको पता चलता है कि वो बासमती राइस नहीं थे तो आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर सकते हो। सेकंड एग्जांपल है, आपने सेलर को कहा कि मुझे शुगर के कुछ पैकेट्स चाहिए, एक जो कार्टन होगा उस कार्टन में 10 पैकेट्स होने चाहिए। आपने उसको टाइप ऑफ पैकेजिंग बता दिया कि एक कार्टन में 10 पैकेट होने चाहिए और मुझे ऐसे 10 कार्टन चाहिए। अब जो आपका सेलर है वो क्या करता है, आपको 10 कार्टन देता है, लेकिन जो पैकेट्स हैं वो 5-5 ही डाल के देता है। तो यहाँ पे भी आपने डिस्क्राइब कर दिया था उसे ऑलरेडी कि एसेंशियल है, आपको ऐसे ही करना है, वो ऐसे नहीं करता है तो वो कंडीशन को ब्रीच कर रहा है। ठीक है, ये भी आपकी इम्प्लाइड कंडीशन मानी जाती है अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हो गुड्स का नेचर क्या होना चाहिए या उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए। थर्ड आपका आता है सैंपल। सैंपल की बात आपके सेक्शन 17 में की गई है। सैंपल की जब बात आती है तो आपने क्या किया, आप दुकान पे गए,
आपने सेलर को बोला, आपको सेलर ने कुछ गुड्स दिखाए, ठीक है। मान लो आपने सेलर को कहा आपको गेहूं खरीदना है, व्हीट खरीदना है, पार्सल चाहिए व्हीट का। तो सेलर ने क्या किया कि आपको व्हीट का एक सैंपल दिखा दिया, ठीक है, एक सैंपल दिखा दिया। और जब आपके पास पार्सल आया तो वो पार्सल उस सैंपल से मैच नहीं कर रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है, यहाँ पे जो सैंपल है उसमें जो डिफेक्ट है वो पेटेंट नेचर के होने चाहिए। मतलब इसमें आपके जो बायर है उसको सेलर ये अपॉर्चुनिटी देगा कि वो गुड्स को मैच कर सके सैंपल के साथ, उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। और अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है तो ये कंडीशन ही अप्लाई नहीं होती है, उसको दी जा रही है और वो करता है, मतलब सैंपल देखता है, उसके बाद गुड्स की डिलीवरी आती है और पार्सल उसके पास आया है वो सैंपल से मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी आपने वो सैंपल देखा था, तो आप ये इम्प्लाइड करोगे कि जो सैंपल है और जो आपके पास रियल में पार्सल आया है वो दोनों सेम क्वांटिटी और सेम क्वालिटी का होने चाहिए। जो आपने क्वांटिटी बोली थी वो होना चाहिए, जो क्वालिटी आप सैंपल में देख के आए हो उससे मैच करनी चाहिए। लेटेंट नेचर का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। लेटेंट का मतलब अगर हिडन है, अगर हिडन का मतलब है मान लो जब आप सैंपल देख रहे थे, आप मैच कर रहे थे सैंपल से उसको, तो आप पता नहीं कर पाए और सेलर भी पता नहीं कर सकता कि उसमें क्या डिफेक्ट हो सकता है, तो वो कंडीशन का ब्रीच नहीं होता है। लेकिन अगर पेटेंट नेचर का डिफेक्ट है तो उस कंडीशन में आपका जो इम्प्लाइड कंडीशन है उसका ब्रीच हो रहा है, वो कंडीशन मानी जाएगी। और जब कंडीशन ब्रीच हो रही है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकते हो। अब जब फोर्थ की बात आती है कि फोर्थ केस कौन सा होता है जहाँ पे आप मानते हो कि ये इम्प्लाइड कंडीशन है, वो है आपने सैंपल भी देखा और आपने डिस्क्राइब भी कर दिया गुड्स को, ठीक है। जैसे हमने शुगर का एग्जांपल लिया था, शुगर में आपने सेलर को बोला कि मुझे रिफाइंड शुगर चाहिए, प्लस जो शुगर आना चाहिए वो सेम वही 10 कार्टन में 10 पैकेज में आना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास रिफाइंड शुगर तो आ गया लेकिन पैकिंग वैसी नहीं थी, या फिर पैकिंग आपकी वैसी है लेकिन शुगर की क्वालिटी वो नहीं है जो आप सैंपल में देख के आए थे, और सैंपल मैच करने पे आपको पता चल रहा है कि वो क्वालिटी नहीं है। तो वहां पे भी इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करनी चाहिए, दोनों साथ में होनी चाहिए। वही सैंपल से मैच करना चाहिए आपका जो प्रोडक्ट है, और वही डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, वही पैकेजिंग होनी चाहिए जो डिस्क्राइब करी है, तभी वो इम्प्लाइड कंडीशन फुलफिल होती है। अगर वो नहीं हो रही है तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकते हो, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। अब बात आती है फिटनेस और क्वालिटी की। बेसिकली जब हम फिटनेस और क्वालिटी की बात करते हैं तो वहां पे हमारा जो डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर लगता है, वो आपका सेक्शन 16 में दिया गया है, वो हम अलग से भी पढ़ेंगे। बेसिकली ये ही हमारा जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपने क्या किया, गुड्स का ऑर्डर दिया, उसमें आप ये मान के चलो कि आपने क्या किया, बायर क्या करता है, वो या तो एक्सप्रेसली बता देता है सेलर को, यहाँ पे वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बता देता है कि उसको इस क्वालिटी के गुड्स चाहिए, या फिर वो क्या करता है, रिलाय करता है। मान लो वो रिलाय करता है कि जो सेलर है उसको उसने बता दिया कि मुझे इस पर्पस के लिए गुड्स चाहिए, ठीक है, उसने बता दिया, तो वो सेलर की स्किल पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि उसे मान लो हो सकता है उस बारे में इतनी जानकारी नहीं हो, तो वो सेलर की स्किल पे रिलाई कर रहा है कि जो सेलर गुड्स देगा, आपने पर्पस बता दिया है तो वो गुड्स उस पर्पस के हिसाब से वो ठीक ही देगा। या फिर आप एक ऐसे सेलर से गुड को खरीदते हो, गुड्स को परचेज करते हो जो ऑर्डिनरली उसी टाइप के गुड्स में डील करता है जैसा आपको रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको कोई क्लोथ चाहिए पैकिंग के लिए, फूड पैकेजिंग के लिए चाहिए आपको बेसिकली, ठीक है। आप जाते हो उसके पास, सेलर के पास जाते हो, आप उसको ये बताते हो कि मेरे को गुड्स की मतलब मेरे को एक गुड्स चाहिए, मतलब एक क्लोथ चाहिए जिसमें मेरे को गुड्स की पैकेजिंग करनी है। वो जो सेलर है वो ऑर्डिनरली उन्हीं गुड्स में डील करता है, उसी टाइप के क्लोथ को बेचता है, ठीक है। आपने वहां खरीद लिया, वो क्लोथ खरीद लिया, लेकिन आपने क्या किया, उस क्लोथ को
क्या फूड की पैकेजिंग में यूज करने लग गए, लेकिन वो जो क्लॉथ है वो फूड पैकेजिंग में यूज नहीं होता था। आपने सेलर को ये नहीं बताया कि वो गुड्स है, जो वो क्लॉथ है आप पैकेजिंग के लिए, फूड पैकेजिंग के लिए यूज करोगे, और वो जो क्लॉथ था उसमें एक अजीब तरीके की केमिकल की स्मेल थी, तो वो सुटेबल नहीं था फूड पैकेजिंग के लिए। तो यहाँ या तो आप पर्टिकुलर पर्पज है वो फिटनेस का या क्वालिटी का, उसको बता देते। अगर आप नहीं बताते हो तो वो ऑर्डिनरीली जो डील कर रहा है, अब वो तो आप स्किल पे डिपेंड कर रहे हो। आपने बोला कि मेरे को क्लोथ चाहिए पैकेजिंग के लिए, वो उसी टाइप के गुड्स में डील करता है, उसने आपको दे दिया, तो वहां उसकी गलती नहीं है। अगर वही क्लोथ आप दूसरे गुड्स के पैकेजिंग के लिए यूज करते तो वो बिल्कुल सूटेबल होता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने फूड का अपना पर्टिकुलर पर्पस नहीं बताया तो वो ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होगा। वो आप नहीं कह सकते कि यहाँ पे आपकी कंडीशन थी कि भाई वो फिटनेस और क्वालिटी होनी चाहिए, उस क्वालिटी का गुड्स आपको नहीं आया है तो मैं कंडीशन मेरी ब्रीच हुई है तो मैं गुड्स को रिसाइन कर दूंगा, नहीं। अगर आपको पर्टिकुलर पर्पस बताना जरूरी था, आप नहीं बताते हैं, तो वो इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ ब्रीच नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है। मान लो आप किसी ब्रांड नेम का गुड्स बाय करते हो, मान लो मैं लिवाइस की टी शर्ट बाय करती हूँ, तो वहाँ पे जो डीलर है, जो सेलर है, वो उस ब्रांड नेम को बेच रहा है। बेसिकली टी शर्ट की क्वालिटी उस ब्रांड नेम से है, ठीक है। तो वहां पे वो इम्प्लाइड कंडीशन का रूल नहीं अप्लाई होता है, वहां पे आप फिटनेस और क्वालिटी का रूल अप्लाई नहीं कर सकते हो। वहां पे जो ब्रांड नेम है, वहां आप सेलर को जाके ये नहीं कह सकते कि मैंने जिस क्वालिटी के गुड्स मांगे थे आपने मुझे उस क्वालिटी की टी शर्ट नहीं दी, नहीं। आप ब्रांड नेम की वजह से उस टी शर्ट को खरीद रहे हो तो सेलर को लायबल नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आपकी बात आती है मर्चेंटेबिलिटी की, ठीक है। जो नेक्स्ट आपकी कंडीशन होती है वो मर्चेंटेबिलिटी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें ये सेम वही है, डिस्क्रिप्शन वाली बात हो जाती है, ठीक है। आपने डिस्क्राइब कर दिया कि आपको इस पर्पस के लिए गुड्स चाहिए या फिर इस तरीके की पैकिंग में चाहिए, और वो गुड्स उसी तरीके के होने चाहिए। इसमें भी वही सेम कंडीशन होती है, आप सेलर की स्किल पे डिपेंड करते हो। दूसरा, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है गुड्स को देखने की, ठीक है। और अगर आपको दी जाती है तो आप उनको देखते नहीं हो, तो वो एक्सेप्शनल केसेस में आ जाता है। इसमें वही दो रूल अप्लाई होते हैं, आप सेलर की स्किल पे डिपेंड करते हो और आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है मैच करने की गुड्स को, सैंपल को, और उसको उस केस में मर्चेंटेबिलिटी आप क्या है, सेलर पे डिपेंड करते हो कि गुड्स इस क्वालिटी के होंगे, इस मर्चेंटेबल नेचर के होंगे। मान लीजिए अब इसमें क्या है, आपने एक ग्लू का टिन खरीदना था सेलर से, आप उसके पास गए, उसने आपको अपॉर्चुनिटी दी कि आप इस टिन को देख लो, तो आपने क्या किया, उस टिन को ऊपर से देख लिया, आपने नहीं देखा उसका, आपने कैप खोल के नहीं देखा कि अंदर ग्लू सही है कि नहीं है। आपको सेलर ने पूरी अपॉर्चुनिटी दी थी, ठीक है। अगर वो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देता तो वो इम्प्लाइड कंडीशन हो जाती कि ग्लू मर्चेंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि आप सेलर की स्किल पे डिपेंड कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आपको सेलर ने पूरी अपॉर्चुनिटी दी कि आप गुड्स को चेक कर लीजिए कि वो मर्चेंटेबल क्वालिटी के हैं कि नहीं है। आपने नहीं चेक किया तो वो एक्सेप्शनल केसेस हो गया, वहां पे आप इम्प्लाइड कंडीशन नहीं कह सकते कि मर्चेंटेबल नहीं थे, आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी, आपने नहीं देखा, तो आप रिसाइन नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। वहां पे आपकी ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन नहीं हुआ है। नेक्स्ट है आपका अनहोलसमनेस, मतलब ये बेसिकली उस कंडीशन में अप्लाई होता है। इसका मतलब होता है जो सूटेबल नहीं है ह्यूमन कंजप्शन के लिए गुड्स, ठीक है। तो ये मोस्टली फूड प्रोडक्ट में अप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ पे आप ये मान के चलते हो कि आपको जो सेलर गुड्स दे रहा है, जो फूड दे रहा है, वो आपके कंजम्पशन के लिए गुड क्वालिटी के होने चाहिए। अगर वो नहीं है, ये इम्प्लाइड कंडीशन होती है। आप मान के ही चलोगे, आप बर्गर खाते हो, मैकडी से बर्गर लेते हो, तो आप ये मान के चलते हो कि भाई वो पॉइजनस नहीं होगा। अगर वो होता है तो वो आपकी कंडीशन का ब्रीच है, वहां पे भी आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन
कर सकते हो। तो ये बात हो गई हमारी इम्प्लाइड कंडीशंस की। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सैंपल, फिटनेस और मर्चेंटेबिलिटी एंड होलसमनेस के केसेस में आपकी जो कंडीशन है वो इम्प्लाइड होती है। इन केसेस में अगर कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होती है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको इन केसेस में एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में लिखने की जरूरत नहीं होती है कि अगर इस डिस्क्रिप्शन के नहीं होंगे, अगर टाइटल नहीं होगा, तो ये सब आपको कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। ये आपको लॉ राइट देता है कि अगर इस तरीके से आपने कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम किया है और ऐसे अगर वो फुलफिल नहीं होता है तो वो इम्प्लाइड कंडीशन का ब्रीच हो जाएगा। अब बात आती है वारंटी की। वारंटी हमारी माइनर टर्म्स होती हैं। अगर इन टर्म्स को फुलफिल नहीं करता है आपका सेलर तो आप सिर्फ डैमेजेस का राइट रखते हो। ठीक है, आप सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब जब इम्प्लाइड वारंटी की बात आती है, यहाँ पे हमने आपके 7 केसेस पढ़े। यहाँ पे हमारे सिर्फ 3 केसेस हैं कि किन किन केसेस में आप मान के चलोगे कि ये इम्प्लाइड वारंटी है। जो सबसे पहला केस आपका आता है वो आता है क्वाइट पोजेशन का। ये वाला केस और ये वाला केस जब आप दोनों पॉइंट्स पढ़ेंगे, ये 14A में दिया गया है, ये आपके 14B में दिया गया है। ये दोनों सिमिलर होते हैं, थोड़ी सी वेरिएशन होती है। यहाँ पे हमने पढ़ा था अगर उसके पास टाइटल नहीं है तो वो कंडीशन का ब्रीच है। सेम यहाँ पे भी वही होता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए एक लेडी है, उन्होंने सेलर से एक टाइपराइटर खरीदा। वो टाइपराइटर थोड़ा उन्होंने रिपेयर कराया, वो खुद के यूज में लेने लग गई। फिर थोड़े दिन बाद उनके पास कोई थर्ड पर्सन आता है, वो ये कहता है कि ये टाइपराइटर मेरा है। वो इसलिए कहता है क्योंकि जिससे उन लेडी ने वो टाइपराइटर खरीदा था वो उसने चोरी से लिया था, वो चोरी किया था और उसने वो लेडी को सेल कर दिया। अब वो लेडी जो है वो उस टाइपराइटर को, जो थर्ड पार्टी आती है, उसको वापस कर देती है। तो ये आप अज्यूम करके चलते हो, ये आप मान के चलते हो, ये एज ए वारंटी कंसीडर करते हो अपने कॉन्ट्रैक्ट में कि जो आपको गुड्स दिए जा रहे हैं उनकी पोजेशन आप पीसफुली एंजॉय करोगे, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी, कोई भी बीच में डिस्टरबेंस नहीं होगा। यहाँ पे वो पोजेशन वो होल्ड ही नहीं कर पाई, वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी आ गया और लेके चला गया, तो ये वारंटी का ब्रीच है। यहाँ पे आप जो वो लेडी है वो जिसे उन्होंने खरीदा था उसको डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकती है। ठीक है, ये और ये थोड़ा सेम ही होते हैं, बट ये जो डिपेंड करता है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से फॉर्म हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। जब हमने पढ़ा था कि टेस्ट कैसे होता है कि कौन सा कंडीशन है, कौन सी वारंटी है, तो वो टेस्ट यहाँ पे अप्लाई होगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि क्वाइट पोजेशन जो है वो इम्प्लाइड वारंटी है या कंडीशन है, या टाइटल जो है वो आपका कंडीशन ही होता है। ठीक है, अब बात आती है जो सेकंड वारंटी की आती है, वो आती है फ्रीडम फ्रॉम एनकम्बरेंसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके पास जो गुड्स आए हैं, आपने किसी सेलर से खरीदे हैं, तो आप ये मान के चलोगे कि उनपे और कोई सेकेंडरी राइट अराइज नहीं हो रहा है। ठीक है, किसी और थर्ड पार्टी का कोई भी राइट नहीं है, वो फ्री है गुड्स, और तभी आप उसको बायर है उसको सेल कर रहे हो, ये आप मान के चलते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो वारंटी का ब्रीच होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए ए ने बी को, यहाँ पे ए है वो बी को अपनी वॉच जो है वो प्लेज में दे रहा है। ठीक है, बी को प्लेज कर दी। अब इसने क्या किया, बी से वो वॉच वापस ले ली कि मुझे थोड़े टाइम के लिए आप दे दो। ठीक है, अब वो वॉच को ए को दे देता है और ए क्या करता है, इसको सी को सेल कर देता है। अब सी है वो बी के पास जाता है और वो वॉच को बोलता है कि ये तो मेरी वॉच है। तो बी सी के पास जाता है कि ये तो मेरी वॉच है, मुझे सेल करी थी तो आप मुझे वापस दे दो। लेकिन सी कहता है कि नहीं, ये ए ने
मुझे दिए। अब सी को वो वॉच रखने के लिए क्या करना पड़ता है, बी को उसका प्लेज अमाउंट जो है वो देना पड़ता है। तो उस गुड वॉच को खुद के पास रखने के लिए वो इसका प्लेज क्लियर कर देता है। तो इस कंडीशन में वो ये इम्प्लाइड वारंटी थी कि वो प्लेज फ्री होंगी, डेट फ्री होंगी, उस पर कोई सेकेंडरी राइट अराइज नहीं हो रहा होगा। अगर ऐसा होता है तो वो ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड वारंटी होता है। ठीक है, जो लास्ट आपकी होती है वो होती है कि जो आपके गुड्स हैं वो डेंजरस नेचर के नहीं होने चाहिए। जैसे कि हमने बर्गर का भी एग्जाम्पल पढ़ा था, उसी तरीके से मान के चलो कि अगर ऐसा होता है, मान लो आप कोई ऐसा सब्सटेंस खरीदते हो जिसमें ये आपको बताया जाना चाहिए कि अगर पॉइजनस है तो बताया जाना चाहिए कि इसको इस तरीके से ओपन करोगे, ये मेथड होना चाहिए। अगर वो नहीं बताते हैं तो वो वारंटी होती है कि आप जैसे ही ओपन करोगे तो उससे कोई आपको हार्म नहीं होगा। लेकिन अगर हार्म होता है तो वो वारंटी का ब्रीच है, वो इम्प्लाइड माना जाता है कि डेंजरस नेचर के नहीं होने चाहिए गुड्स। अगर हैं तो सेलर आपको बताएगा कि वो इस नेचर के हैं, आपको ये प्रिकॉशंस रखने चाहिए और ये चीजें आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड वारंटी होता है, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं आपको जो भी हो रहे हैं। यहाँ पे हमने जितनी भी केसेस पढ़े उन केसेस में एक रूल अप्लाई होता है। वो रूल होता है, वो डॉक्ट्रिन होता है जो आपके सेक्शन 16 में दिया गया है। वो होता है डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर। वो डॉक्ट्रिन ये कहता है कि लेट द बायर बी अवेयर। ठीक है, तो ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेसिकली, जब भी वो गुड्स को खरीद रहा है कि वो गुड्स को अच्छे से देखे, उनको चेक करे। अगर वो सेलर की स्किल्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो ठीक है, अगर उसको सैंपल देखने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो वो उनको देखे। अगर वो बहुत पर्टिकुलर चीजें खरीदना चाहता है तो वो मेंशन करे। ये पूरा बायर का ही होता है कि उसको खुद को अवेयर रहना चाहिए गुड्स के रिगार्डिंग में। अगर वो अवेयर नहीं है, वो रूल्स को फॉलो नहीं करता है, तो वो सेलर को बाउंड नहीं कर सकता, सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकता उन चीजों के लिए। ठीक है, ये आपका रूल ऑफ कैविएट एम्पटर जो सेक्शन 16 में दिया गया है। उसके कुछ एक्सेप्शन भी दिए गए हैं। वो एक्सेप्शन सेम आपकी इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी से ही मैच करते हैं। उसमें यही होता है, अगर सेलर मिस रिप्रेजेंटेशन करता है तो आप सेलर को रिस्पॉन्सिबल कर सकते हो। अगर सेलर फ्रॉड करता है तो सेलर को रिस्पॉन्सिबल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन आपने बताया था, उसने गुड्स उस डिस्क्रिप्शन के नहीं दिए तो सेलर रिस्पॉन्सिबल है। मर्चेंटेबल क्वालिटी आपने बताई थी, वो उस क्वालिटी के नहीं है तो कर सकते हो। सैंपल आपने देखा था, सैंपल से मैच नहीं करते हैं गुड्स तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होता है। सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन आपने बताया था, उस तरीके से गुड्स आपके पास नहीं आए हैं तो भी सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर आप बोलते हो सेलर की स्किल कि मैं आपकी स्किल पे ही डिपेंड करता हूँ, आप जो गुड्स देंगे वो ही मेरे लिए ठीक है, आप पर्पस बता देते हैं उनका और वो गुड्स उस तरीके के नहीं आते हैं तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड लास्ट, कस्टम एंड यूजेस, मतलब अगर मान लो वो सेलर बहुत लॉन्ग टाइम से उन्हीं तरीके के गुड्स में डील करता है लेकिन आपके पास जो गुड्स आते हैं वो उस तरीके के नहीं होते हैं तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होता है। इन केसेस में, ये केसेस हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं कि सैंपल कैसे होगा, डिस्क्रिप्शन कैसे होगा। अगर आप सब चीजें बिल्कुल सेलर को बता के करते हो कि ये पर्पस है, इस तरीके का डिस्क्रिप्शन है, उसकी स्किल पे डिपेंड, मैं आपकी स्किल पे डिपेंड कर रहा हूँ, या मर्चेंटेबल क्वालिटी की इम्प्लाइड कंडीशन है, उस केसेस में सेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। अदरवाइज बायर को खुद को अवेयर रहना चाहिए कि गुड्स जो पर्पस उसका है उसके हिसाब से है कि नहीं है। अगर वो अकॉर्डिंगली नहीं है तो वो गुड्स को नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर वो फिर भी उस चीज को इग्नोर कर देता है तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, वो सेलर को बाउंड नहीं कर सकता। ये आपका रूल ऑफ कैविएट एम्पटर होता है। ठीक है, सो आपका ये जो मॉड्यूल 3 है आज यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो मॉड्यूल है वो उसमें हम सेल ऑफ गुड्स का परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो आपके मॉड्यूल 4 में दिया गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।